प्लस टू क्लास, पिछले टॉपिक में आपने आपातकालीन की घोषणा के बारे में पढ़ा। आपातकालीन जो लगाया गया था 25 जून 1975 की रात को, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक गड़बड़ी के चलते हुए आपातकालीन लगाया। इस आपातकालीन लगाए जाने के पीछे एक कारण इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो था वो रद्द कर दिया था, जब समाजवादी नेता राजनारायण ने उनके खिलाफ एक याचिका डाली थी। अब हम देखेंगे कि इस आपातकालीन जो ये इमरजेंसी थी, क्या ये ज़रूरी था, और अगर ज़रूरी था तो कितना ज़रूरी था, और इसको लेकर इतना विवाद क्यों रहा। तो कहा जाता है कि आपातकालीन भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा विवादों में या चर्चाओं में इस चीज़ को रखा गया, या इस आपातकालीन को, इस इमरजेंसी को रखा गया। आपातकाल के बिल्कुल ठीक बाद शाह आयोग ने अपनी जांच, इसके लिए एक शाह जांच आयोग जो था वो बिठाया गया था, और इस शाह आयोग ने अपनी जांच में पाया कि इस अवधि में बहुत सारी अति हुई है। इसके अतिरिक्त भारत के लोकतंत्र पर अमल के लिहाज से आपातकालीन में क्या क्या सबक सीखे गए, आइए देखते हैं। तो हेडिंग है हमारा, क्या आपातकालीन जरूरी था। 1975 से पहले कभी भी अंदरूनी गड़बड़ी का आधार बनाकर आपातकालीन की घोषणा नहीं की गई थी। यानी कि 1975 से पहले कभी भी इंटरनल प्रॉब्लम्स के चलते देश के अंदर अब इमरजेंसी की घोषणा कभी नहीं की गई थी। देश के कई हिस्सों में विरोध में आंदोलन चल रहे थे। क्या इसे आपातकालीन लागू करने का पर्याप्त कारण माना जा सकता है? सरकार का तर्क था, यानी कि सरकार ने जो अपना विचार रखा कि भारत में लोकतंत्र है और इसके अनुकूल विपक्षी दलों को चाहिए कि वे निर्वाचित शासक को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दें। कहने का मतलब है भी सरकार अपनी ये राय दे रही थी कि जो विरोधी दल है वो रूलिंग पार्टी को अपनी सरकार के अकॉर्डिंग जो है वो काम करने में, उसमें दखलंदाजी ना करे। सरकार का मानना था कि बार बार का धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मतलब समय समय पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इंदिरा गांधी के समर्थक यह भी मानते थे कि लोकतंत्र में सरकार पर निशाना साधने के लिए लगातार गैर संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता है। मतलब कि सरकार के ऊपर आप नॉन पार्लियामेंट्री एक्शन के जरिए जो है वो, नॉन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो है वो, इसके सहारा नहीं लिया जा सकता है। इससे अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन का ध्यान जो है विकास कामों से भंग हो जाता है। यानी कि प्रशासन अगर समय समय पे बिना बात के आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को उसके काम काजों में दखल दे रहे हैं, उसको काम ठीक ढंग से नहीं करने दे रहे हैं, तो इससे विकास के कामों को भंग हो जाती है। सारी ताकत कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को चिट्ठी में लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगे डाल रही हैं और मुझे गैर संवैधानिक साधनों के बूते सत्ता से बेदखल करना चाहती हैं। यानी कि यहाँ नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट या नॉन कांग्रेसी जो पार्टीज थी वो सारी इस बात के लिए लगी हुई थी कि किसी तरह से इंदिरा गांधी की सरकार को गिराया जाए, इंदिरा गांधी को डिफेम किया जाए और कांग्रेस से सत्ता छीन ली जाए। इसके अलावा कुछ और आगे चलते हैं। कुछ अन्य दलों, मसलन के सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इस आपातकालीन के दौरान कांग्रेस को समर्थन देना जारी रखा था। यानी कि सीपीआई जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो ये मानती थी कि जो आपातकालीन लगाया गया था वो बिल्कुल ठीक था। उसका विश्वास था कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मानती थी कि ऐसी सूरत में विरोध पर एक हद तक प्रतिबंध लगाना उचित है। यानी कि जो प्रतिरोध लगाना, अगर दूसरी पार्टियां सरकार को अपने कामों पर रोक लगाएंगी तो सरकार को जो है वो सख्ती करनी पड़ेगी। और ये सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मानना था। सीपीआई का मानना था कि जयप्रकाश जेपी ने
जिस जन आंदोलन की अगुवाई की थी वह मुख्यतः मध्यम वर्ग का आंदोलन था, यानी कि ये मिडल क्लास लोग जो थे वो इस मूवमेंट को कर रहे थे। लेकिन आपातकालीन के बाद यानी कि इमरजेंसी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ये महसूस किया कि उसका मूल्यांकन गलत था और आपातकाल का समर्थन करना उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। यानी कि बाद में सीपीआई पार्टी को भी ये रियलाइज़ हुआ कि उनका इंदिरा गांधी के लिए वो आपातकाल का समर्थन करना उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। दूसरी तरफ आपातकाल के आलोचकों का, यानी कि जो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, वो मानते थे कि आज़ादी के आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन का एक सिलसिला रहा है। जन आंदोलन का मतलब है कि आपने देखा, पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि एक स्टार्टिंग से ही कभी हम बात करें रिफ्यूजी की बात करें, कभी शेड्यूल कास्ट की बात करें, एससी बीसी लोगों के आरक्षण की बात करें, या अगर हम बात करें ट्राइबल पीपल्स की प्रॉब्लम्स की बात करें, या जयप्रकाश सहित विपक्ष के अन्य नेताओं का ख्याल था कि लोकतंत्र में लोगों को सर्वाधिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए। यानी कि वो मानते थे कि लोगों को अधिकार होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज़ कर सके। बिहार और गुजरात में चले विरोध आंदोलन ज़्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्वक रहे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन पर कभी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर मुकदमा नहीं चला था। अधिकतर बंदियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ। देश के अंदरूनी मामलों की देखरेख का जिम्मा गृह मंत्रालय का होता है। गृह मंत्रालय ने भी कानून व्यवस्था की बाबत कोई चिंता नहीं जताई थी। मतलब गृह मंत्रालय भी मान रहा था कि किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। अगर कुछ आंदोलन अपनी हद से बाहर जा रहे थे तो सरकार के पास अपनी रोज़मर्रा की अमल में आने वाली इतनी शक्तियाँ थी कि वैसे आंदोलनों को हद में ला सकती थी। लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को ठप करके आपातकाल को लागू करने जैसे अतिचारी कदम उठाने की ज़रूरत कतई नहीं थी। मतलब ये मानना था कि ऐसे समय में इमरजेंसी लगाना देश में बिल्कुल ठीक नहीं था। कुछ आंदोलन जो चले थे उसके पास, सरकार के पास इतने अल्टरनेट होते हैं कि वो इन आंदोलनों को जो है वो टैकल कर सके। दरअसल खतरा देश की एकता और अखंडता को नहीं बल्कि शासक दल और समय प्रधानमंत्री को था। और आलोचक कहते हैं कि देश को बचाने की बजाय संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग इंदिरा गांधी की निजी ताकतों को बचाने के लिए किया गया था। यानी कि जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये मानते हैं कि ये इंदिरा गांधी ने स्वयं अपनी सीट को या अपने स्वयं प्रधानमंत्री के अपने पोस्ट को बचाने के लिए जो था वो ये इमरजेंसी का प्रयोग किया था। आगे हम देखते हैं अगले पॉइंट में भी आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ। देखें, सरकार ने कहा कि वह आपातकाल के जरिए कानून व्यवस्था बहाल करना चाहती थी, कार्यकुशलता बढ़ाना चाहती थी और गरीबों के हित के कार्यक्रम लागू करना चाहती थी। इस उद्देश्य को लेकर एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया। अब वो 20 सूत्री कार्यक्रम क्या था और इसकी घोषणा की, इसको लागू करने का अपना दृढ़ संकल्प भी दोहराया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार, यानी कि जो भूमि में सुधार किया जाए, भू पुनर्वितरण का मतलब है भूमि जो थी वो किसानों को वापस दी जाए, क्योंकि उसके पहले ये भूमि जो थी वो लैंडलॉर्ड के पास थी। खेतीहर मजदूरों और परिश्रमिक पर पुनर्विचार, यानी कि जो खेती करने वाले मजदूर थे उनकी सैलरी या उनके श्रम को तय करना, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरों की समाप्ति, इंडेंचर लेबर जिसको बोलते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट में जो मजदूर थे, इन चीज़ों को समाप्ति करने के लिए बात थी। आपातकालीन की घोषणा के बाद शुरुआती महीनों में मध्यम वर्ग इस बात से बड़ा खुश था कि विरोध आंदोलन समाप्त हो गया और सरकारी कर्मचारी पर अनुशासन लगा हुआ है। गरीब और ग्रामीण जनता को भी उम्मीद थी कि सरकार जिन कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के वायदे कर रही है उन्हें अब कारगर तरीके से लागू किया जाएगा। मतलब जो ये 20 सूत्री कार्यक्रम जो सरकार ने अनाउंस किया था, मध्यम वर्ग के लोग ये मान रहे थे कि ये सब बहुत अच्छे से लागू किए जाएंगे। समाज के विभिन्न वर्गों की अलग अलग अपेक्षाएं थी और इसी कारण आपातकाल को लेकर उनके दृष्टिकोण भी अलग अलग थे। आपातकाल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि सरकार के ज़्यादातर वायदे पूरे नहीं हुए।
आलोचकों का कहना था सरकार अपने वायदों की ओट लेकर जातियों के लोगों को ध्यान हटाना चाहती थी। मतलब जो जातियाँ लोगों पर हो चुकी थी उन जातियों से सरकार ध्यान हटाना चाहती थी। आलोचकों ने निवारक नज़रबंदी, हबीस कॉर्पस के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। आपातकाल के दौरान अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया। दरअसल कुल 676 यानी कि 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई। शाह योग का आंकलन था, यानी कि जब शाह योग ने इसकी पूरी अपना अंदाज़ा लगाया तो उनका मानना था कि लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस पर कई तरह की पाबंदी लगाई गई। इसमें कई पाबंदियां गैरकानूनी थी। शाह योग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दिल्ली बिजली आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से 26 जून 1975 की रात, यानी कि 25 जून के अगले दिन 26 जून 1975 की रात 2 बजे मौखिक आदेश मिला कि सभी अखबारों की बिजली आपूर्ति काट दी जाए। अखबारों को बिजली आपूर्ति 2-3 दिन बाद फिर बहाल की गई, लेकिन तब तक सेंसरशिप का कार्य ढांचा खड़ा किया जा चुका था। आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी गंभीर आरोप थे। ऐसे लोगों को लेकर थे जो कि किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, लेकिन सरकार ताकत का इन लोगों ने इस्तेमाल किया। मतलब मसलन यहाँ बात हो रही है संजय गांधी की। संजय गांधी उस समय किसी भी पोस्ट पर ना होते हुए भी जो थे वो पूरी तरह से सरकारी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रधानमंत्री के छोटे बेटे संजय गांधी उस वक्त किसी भी आधिकारिक पद पर नहीं थे, फिर भी प्रशासन पर उनका असर था और आरोप लगाया जाता था कि उन्होंने सरकारी कामकाज में दखल दिया। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा जबरन नसबंदी करने की मुहिम में उनकी भूमिका को लेकर बड़े विवाद उठे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और प्रेस पर लगी पाबंदी के अतिरिक्त आपातकाल का बुरा असर आम लोगों को भी भुगतना पड़ा। आपातकाल के दौरान पुलिस हिरासत में मौत और यातनाएं की घटना घटी। गरीब लोगों को मनमाने ढंग से एक जगह से उजाड़ कर दूसरी जगह बसाने की भी घटनाएं हुई। जनसंख्या नियंत्रण में अति उत्साह में लोगों को अनिवार्य रूप से नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। इन उदाहरणों से समझा जा सकता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ठप पड़ने पर लोगों पर क्या गुजरती है। हमारा अगला टॉपिक है भी आपातकाल के सबक। अब आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आपातकाल के कार्य चलते हुए किस तरह से लोगों को ध्यान डाइवर्ट किया गया, 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया, उस कार्यक्रम को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया। दरअसल सरकार इन 20 सूत्री कार्यक्रम के चलते अपने की हुई जातियों को छुपाना चाहती थी। तो आइए हम देखें कि आपातकालीन से क्या सबक आए।